प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको व्याकरणिक भाग से हिंदी भाषा के जो विविध रूप हैं उसमें से माध्यम भाषा क्या होती है, उसके अर्थ एवं स्वरूप को समझाने जा रही हूँ। देखिए, माध्यम भाषा क्या है। जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को समझाता है, उसे माध्यम भाषा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचार, ज्ञान आदि के आदान प्रदान के लिए माध्यम भाषा ही है जो दो व्यक्तियों के बीच में सेतु का कार्य करती है। विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में माध्यम भाषा का अत्यधिक महत्व है। आज से कुछ वर्ष पहले अंग्रेजी ही माध्यम भाषा का काम कर रही थी, क्योंकि प्राचीन काल में ऋग्वेद तथा संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होता था। लेकिन वर्ष 1962 के बाद हिंदी माध्यम भाषा बन गई। यही स्थिति अन्य विषयों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो विज्ञान जैसे विषय हैं वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाए जा सकते थे और पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे माध्यम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास होने लगा। और अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्तकालीन कवियों के युग में संस्कृत ही माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित थी। लेकिन रीतिकाल में ब्रज भाषा ने माध्यम भाषा का रूप धारण कर लिया। 19वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो खड़ी बोली में पठन पाठन का कार्य होने लगा। लेकिन इस काल में अंग्रेजी ही राजभाषा का माध्यम बनी, यानी राजभाषा ही माध्यम भाषा थी। फिर समयानुसार हिंदी भाषा का प्रामाणिक व्याकरण तैयार किया गया। फलस्वरूप हिंदी भाषी अक्षरों के विद्यालयों का पाठ्यक्रम भी हिंदी भाषा में तैयार हुआ और महाविद्यालयों में भी हिंदी भाषा के पठन पाठन पर जोर दिया जाने लगा। जहां तक हिंदी भाषी अक्षरों के नगरों का प्रश्न है, वहां के कुछ स्कूलों तथा महाविद्यालयों में अंग्रेजी ही माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। परंतु जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तो उनके लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो रहा था। तब ग्रामीण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि की पुस्तकें भी हिंदी में लिखी गई। हिंदी तकनीकी शब्दावली तथा शब्दकोश तैयार किए गए। इसका मूल उद्देश्य यही था कि विज्ञान के छात्रों को, यानी जो विज्ञान विषय से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें हिंदी भाषा को माध्यम रूप या माध्यम भाषा के रूप में अपनाने में कोई कठिनाई ना हो। अतः इस उद्देश्य हेतु विद्वानों द्वारा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यांत्रिकी जैसे विषयों की पुस्तकों का हिंदी संस्करण तैयार किया गया, ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों व महाविद्यालयों में हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय व राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उनमें भी परीक्षार्थियों को द्विभाषिक यानी अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रतियोगी यानी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह प्रतियोगी परीक्षा में माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को चुने या अंग्रेजी को। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी को माध्यम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक रूप को चुनने की सुविधा प्राप्त है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यह था माध्यम भाषा का अर्थ एवं स्वरूप। अब अगला भाग जो है हिंदी के विविध रूप से अगला भाग है मातृभाषा। अभी हमने पढ़ा माध्यम भाषा क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान और भाव अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। बालक जिस परिवेश व वातावरण में जन्म लेता है, माता पिता, बहन भाई या परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क में आकर संस्कारवश जो
ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर बोली जाने वाली भाषाएं अलग अलग स्थान के लोगों की मातृभाषाएं भी हो सकती हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे कि हरियाणा में प्रमुख रूप से हरियाणवी व खड़ी बोली हरियाणा के लोगों के लिए मातृभाषाएं हैं। दिल्ली के लोगों के लिए खड़ी बोली मातृभाषा है। पंजाब के लोगों के लिए पंजाबी, गुजरात के लोगों के लिए गुजराती, तमिलनाडु के लोगों के लिए तमिल, उड़ीसा के लोगों के लिए उड़िया। अर्थात इसी तरह सभी राज्यों में अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा और व्यक्ति का प्रायः गहन संबंध होता है। संसार में जितने भी व्यक्तियों के समूह हैं, या ये कह सकते हैं कि वे जिस भी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, उतनी ही मातृभाषाएं होती हैं। मातृभाषा को सीखने के लिए मनुष्य को, बच्चे को या मानव को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह एक सायास प्रयत्न है, अपितु यह तो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से सहज रूप में ही सीख लेता है और भावों को स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त करता है। मातृभाषा को अगर हम ये कहें कि यह तो एक जन्म घुट्टी है, अर्थात मातृभाषा मनुष्य के लिए जन्म घुट्टी के समान है। अर्थात अपने जन्म के समय अपने परिवेश व वातावरण से बिना किसी प्रयत्न के मनुष्य आसानी से उसे सीख लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के विविध रूप से ही अब मैं अगला भाग आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब इनमें प्रमुख रूप से क्या अंतर है उसको हम समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, राजभाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसका प्रयोग राज्य या प्रशासन के कार्य में किया जाता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा क्या है? जिसको समस्त राष्ट्र की जनता स्वीकार करती है, बोलती है अथवा लिखती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है क्योंकि इसका प्रयोग राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। सभी देशवासी इसी भाषा में अपने सार्वजनिक कार्यों या सामाजिक कार्यों को करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में ढला हुआ होता है, यानी राजभाषा की एक सुनिश्चित शब्दावली होती है। और दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा के शब्द भंडार में देश की विविध बोलियों और उपभाषाओं के शब्द भी होते हैं। यानी राजभाषा का जो शब्द भंडार है एक सीमित सीमा में बंधा होता है, परंतु राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार असीमित होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? राजभाषा जो है औपचारिकता की सीमाओं में बंधी होती है और राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप से उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजभाषा का संबंध प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियमों से होता है। यानी राजभाषा की जो भाषा होती है उसमें पूर्ण रूप से संवैधानिक व कानूनी नियमों का पालन किया जाता है। उसके एक एक शब्द की एक सीमा निश्चित होती है। और राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। इसमें पूरे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, कर्म, समाज संबंधी धारणाएं व लोगों के दुख सुख समाहित होते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों की 4 दीवारी के अंदर ही होता है, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक स्थलों, तीर्थ स्थानों, गली मोहल्लों, मेलों, उत्सवों यानी सभी जगह प्रयुक्त होती है। और संक्षेप में हम कहना चाहें या समझना चाहें तो क्या कहेंगे कि जो राजभाषा है उद्यान से यानी बाग से यानी बागीचे से चुने हुए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता है। यानी एक बगीचे में जब सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उन सुंदर फूलों में से विशेष फूलों को चुनने वाला एक छोटा सा गुलदस्ते की संज्ञा राजभाषा को दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रभाषा तो एक विशाल बड़े उद्यान के समान है, एक बहुत बड़े विशाल बागीचे या बाग के समान है। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद।